आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके इकोनॉमिक्स क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बातें कर रहे हैं। आप जानते हैं, पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने फंक्शंस ऑफ आरबीआई को ख़त्म किया था, संपन्न किया था मनी एंड बैंकिंग में। आज हम लोग बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर जो आरबीआई की है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यूपीएससी जो है इस पर अक्सर क्वेश्चंस पूछता है प्रीलिम्स में। आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर पहले भी काफ़ी बार पूछ चुका है और ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर लगातार क्वेश्चंस आ सकते हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि मनी से रिलेटेड जो पॉलिसी है उसकी बात होने वाली है, और इसका जो कर्ता धर्ता है, इसे बनाने वाला कौन है? आरबीआई है, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने वाला। एम क्या होता है? अगर आरबीआई की इस मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो इसका एम क्या है? टू रेगुलेट द साइज एंड कॉस्ट ऑफ मनी इन द इकोनॉमिक सिस्टम। क्या रेगुलेट करना है? साइज किसका? मनी का, और मनी का कॉस्ट इन द इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये क्या है? साइज ऑफ मनी, साइज ऑफ मनी से आप समझ रहे होंगे कि इकोनॉमी में कितना मनी सप्लाई होना चाहिए एक टाइम पे, कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी चल सकें लेकिन उससे कोई गड़बड़ भी ना हो। जैसे कि मान लीजिए अब बहुत मनी सप्लाई हो जाएगा मार्केट में, तो आप जानते हैं कि लोगों के पास बहुत पैसा आ जाएगा, तो मार्केट में बहुत डिमांड करने लगेंगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ जाएंगी, गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो एक बैलेंस्ड साइज होनी चाहिए मनी की इकोनॉमी में, ये रेगुलेट करना। साथ में कॉस्ट ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ मनी कहने का मतलब, अब देखिए मार्केट में मान लीजिए बहुत मनी सप्लाई हो गई तो उसकी वैल्यू गिर जाएगी। फॉर एग्जांपल कि मान लेते हैं एक नॉर्मल टाइम चल रहा है जिसमें आप 100 रुपये में 1 केजी राइस खरीद लेते हैं, ठीक है। अब मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, लोगों ने क्या किया, उस मनी से राइस की डिमांड ज़्यादा करनी शुरू कर दी। इस वजह से दुकानदारों ने राइस की कीमत बढ़ा दी। तो जहां आपको पहले 100 रुपये में 1 केजी राइस मिल रही थी, वहीं अब मान लेते हैं कि 125 रुपये में 1 केजी राइस मिल रही है। तो मनी की जो कॉस्ट है वो तो गिर गई ना, क्योंकि उसी चीज़ के लिए जो आपको पहले 100 रुपये में मिल रहे थे, अब आपको 125 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो मनी की वैल्यू ना गिरे, उसकी कॉस्ट जो है बैलेंस्ड रहे, इसे भी रेगुलेट करना जो है एम होता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे आगे क्या बातें हैं इसमें। ये जो है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का, ये हर 2 महीने में अनाउंस किया जाता है। इस पॉलिसी को बनाने के लिए, चलाने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। आइए देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी किस तरह की। मीट 4 टाइम्स मिनिमम एवरी ईयर, एक साल में ये कम से कम, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स हैं, ये 4 बार मिलते हैं। आप सोचेंगे ये इन्फॉर्मेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है, ये बताना क्या ज़रूरी है? कभी कभी जो है यूपीएससी, ऐसा उसने पहले भी किया है, क्या करता है, एक बार उसने पॉलिटी में एक क्वेश्चन पूछा था कि पार्लियामेंट का की जो मीटिंग होती है उसका वो कितना बार एक साल में मिलेगी, उसका टाइम, नंबर ऑफ टाइम फिक्स है। तो हो सकता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को लेकर ऐसा पूछा जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो मेंबर हैं, एक साल में फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स मिलते हैं। तो फिर आप इसका जवाब कैसे देंगे? यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कम से कम 4 बार मिलते हैं। कम से कम मतलब 4 बार तो मिलना ही होगा, लेकिन कोई फिक्स नहीं है कि ज़्यादा बार कितना बार मिल सकते हैं, कितना बार भी मिल सकते हैं, लेकिन कम से कम 4 बार मिलना होगा। मतलब मिनिमम तो फिक्स है लेकिन मैक्सिमम फिक्स नहीं है। मेंबर्स जो हैं इसमें 6 होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय आरबीआई,
एंड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन इक्वल नंबर्स। आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलकर जो है 3-3 मेंबर्स सेलेक्ट करते हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स बनते हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं आरबीआई के गवर्नर, जैसे अभी शक्तिकांत दास जी हैं। तो एक चेयरमैन होते हैं, उन्हें आरबीआई का गवर्नर कहा जाता है। उनके पास जो है क्या होता है, राइट ऑफ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई इन डिसीजंस। अब मान लीजिए कोई डिसीजन ली गई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, तो उसमें जो है 3 लोग उसका पक्ष कर रहे हैं, 3 लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो अब फैसला कैसे होगा? तो जब ये सिचुएशन आ जाती है टाई की, तो फिर आरबीआई गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा वोट का पावर होता है उस स्थिति में जब टाई हो गई है। उसी को जो है कास्टिंग वोट कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ज़रूरी बातें थी मॉनेटरी पॉलिसी के शुरुआत की। इसमें अभी बहुत सारी बातें हैं। इसमें मॉनेटरी पॉलिसी स्टांसेस होंगी कि क्या क्या आरबीआई इसमें करती है। फिर उसमें टूल्स की बातें होंगी कि आरबीआई किस किस टूल्स का इस्तेमाल करती है मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सीआरआर, एसएलआर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बैंक रेट। तो इन सब पर बातें करेंगे इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे, रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, आप इकोनॉमिक्स के अगर क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर्स के जो यूपीएससी पूछता है, तो आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन का जो टॉपिक होता है वो तो होता है इंफॉर्मेटरी बेस्ड, जो लगेगा कि आपको हाँ इसके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन जब आप ऑप्शंस में आते हैं तो आपको लगेगा कि समझ के आधार पर भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। या फिर मैं यूँ कहूँ कि इंफॉर्मेटरी टाइप भी जो क्वेश्चन आपको लगेगा उसमें भी आपको समझ की ज़रूरत पड़ेगी उसको सॉल्व करने में। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस इसी तरीके के पाए गए हैं। अगर मैं बात करूं, एवरेज 15 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, तो उसमें जो है मैं यूं कहूं कि 1-2 क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे, नहीं तो ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं किसी किसी साल तो पूरे के पूरे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं प्रीलिम्स की सिर्फ क्यों बात कर रहा हूँ, इसको लेकर मेंस की बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो आपका सिलेबस दिया हुआ है मेंस का एक स्पेसिफिक, लेकिन इकोनॉमिक्स में कुछ ऐसी टॉपिक्स भी हैं जो कि मेंस के सिलेबस में नहीं दी गई हैं, लेकिन प्रीलिम्स में उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी हैं, और ये उन एक्स्ट्रा चैप्टर्स में से एक है मनी एंड बैंकिंग जो है। तो हमें दोनों को लेकर चलना है, प्रीलिम्स के भी और मेंस के। आपको याद होगा कि मैंने आपको सिलेबस बता रखा है, एक एक चैप्टर पर हम बातें कर रहे हैं। पूरा मेंस प्रीलिम्स जो भी हम सब कुछ कवर करेंगे। तो इसीलिए जो है ये चैप्टर ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए इस टॉपिक को लेकर मैं मेंस स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी जो भी हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स की समझ आप में डेवलप करते हैं, और ये कहीं ना कहीं आपके मेंस के आंसर राइटिंग में भी आपकी मदद करेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, और दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि जब आप जो भी आप ज्ञान लेते हैं, सच्चे तरीके से आप ज्ञान ले रहे हैं, और आपकी जो कोशिश है, जो आपकी तैयारी है, उस पर आप पूरी सच्चाई से बैठें, तब आपको कोई हिला नहीं सकता। आप खुद भी नहीं हिला सकते, ज़्यादातर हम ही खुद को हिला देते हैं। दूसरे तो खैर एक स्मॉल बैरियर क्रिएट करते हैं, लेकिन मेन बैरियर हमारे अंदर होता है। और वो बैरियर तब तैयार होता है जब हम उसको तैयार होने देते हैं अपने वीक एक्शंस की वजह से। इस डर से कि मेरा होगा कि नहीं होगा, हम अपनी तैयारी ठीक से नहीं करते, अपने एक्शंस ठीक से नहीं करते, कमज़ोर पड़ जाते हैं अपनी तैयारी में। और एग्ज़ाम आते आते ये कमज़ोरी हम पर इतना हावी हो जाती है कि हमें एग्ज़ाम ही सही से देने नहीं देती, हम परफॉर्म ही नहीं कर पाते डर में, और सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो रिजल्ट क्या होगा वो तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन आप हमारे हाथ में क्या है, वो है एक्शन। वो पूरी तरीके से हमारे हाथ में है कि हम अपना काम कैसे करते हैं, और काम अगर तरीके से होगा तो नो डाउट कि रिजल्ट को तो होना ही है बेहतर। रिजल्ट तो हमारे काम का एक छोटा सा पार्ट है जो हम सालों भर तैयारी करते हैं, उसमें से मात्र एक या कुछ दिन एग्जाम्स होते हैं और रिजल्ट एक दिन आता है।
तो उस एक दिन के रिजल्ट को अपने सालों की तैयारी पर हम क्यों हावी होने दें? ये कभी नहीं करना है। इतनी इम्पोर्टेंस भी नहीं देनी है उस एक दिन को कि हमारे पूरे पूरे साल पर हावी हो जाए, पूरे ज़िंदगी पर हावी हो जाए। उसे एक तरीके से ना, वो जो एग्ज़ाम का डे होता है, उसे एक इस तरीके से लीजिए कि आपका एक फ्रेंड है जिससे आप कई सालों से नहीं मिले हैं। आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, लेकिन उस फ्रेंड से आप बहुत प्यार करते हैं। एक टाइम आएगा जब आप थोड़ा-सा अपने कामों से आपको फुर्सत मिलेगा, तो जाके आप उससे मिलेंगे। वो भी आपसे मिलने के लिए आएगा। वो भी बेचैन है आपसे मिलने के लिए, आप भी बेचैन हैं। एग्ज़ाम आएगा ना, तो वो भी तो आ रहा है और आप उससे मिलने जाएँगे, एग्ज़ाम लिखने जाएँगे तो आप भी जा रहे हैं। तो उसे इसी तरीके से लें। एक हव्वा बना के दिमाग में ना रखें। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहीं रुक रहे हैं, फिर मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। नमस्ते।